नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल के एजुकेशन इज मस्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत ही ज़्यादा तनाव चल रहा है और उसी के बारे में ये वीडियो लेके आया हूँ। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आज मैं जब 26 फरवरी सन 2022 को ये वीडियो बना रहा हूँ, इस समय रशिया ने यूक्रेन को यहाँ तक परमाणु हमले की भी धमकी दे चुका है। Kyiv officials sending out a warning to residents to avoid going near windows or on balconies to take. The Russian military launched more than 100 ballistic and cruise missiles into Ukraine last night. This as a minority of the 150,000 Russian troops continue to advance into Ukraine from the east, from Belarus in the north, and from the south in Crimea. दोस्तों, इन दोनों देशों के तनाव का जो कारण बताया जा रहा है, यहाँ पे नेटो को बताया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि नेटो क्या होता है। नेटो का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके तहत यूरोपियन कंट्री के जो 50 देश हैं वो लोग इसमें जो है भाग लिए रहते हैं और इन 50 देशों के बीच में एक संधि हुई रहती है कि ये जो है अगर किसी एक देश के ऊपर कोई देश आक्रमण करता है तो जो देश अकेला पड़ता है वो उनकी बाकी सब जितने भी देश हैं वो उनकी रक्षा करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया था, तो ये सन 1949 में ही बनाया गया था। तो अगर मैं बात करना चाहूँगा कि इस नेटो देश में कौन कौन सी कंट्री आते हैं, तो मैं कुछ मुख्य कंट्रियों को नाम लेना चाहूँगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे अमेरिका इसमें जो है अमेरिका के साथ साथ यहाँ पे ब्रिटेन भी है, रोमानिया, पोलैंडो और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं। जो यूक्रेन भी इस नेटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन रशिया एक ऐसा उसका पड़ोसी देश है जो ये नहीं चाहता था कि यूक्रेन कंट्री है वो नेटो में शामिल हो। यहाँ पे रशिया का कहना था कि ये हमारी सुरक्षा एजेंसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए हम नहीं चाहते कि आप जो है एक नेटो कंट्री में शामिल हो। अगर यूक्रेन की बात करते हैं तो ये पश्चिम में यूरोप कंट्री से जुड़ा हुआ है और पूर्व साइड में रशिया से जुड़ा हुआ है। सन 1991 में हुआ क्या कि जो यूक्रेन कंट्री है वो सोवियत संघ से अलग हो गया और वो खुद एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। जब ये सोवियत संघ से अलग हुआ था तो यहाँ पे हुआ क्या कि इस देश में उसकी अर्थव्यवस्था जो है कुछ खास ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर जो रशिया के लोग रह रहे थे उन्होंने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विद्रोह किया। इसी कारण वहाँ पे जो है चिंगारी सुलग गई। इन दोनों देशों के बीच में तनाव 2013 में शुरू हुआ, जब विक्टर यानुकोविच का यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ। इस विरोध प्रदर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका और ब्रिटेन के जो लोग नागरिक थे वो लोग ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे जो विक्टर यानुकोविच है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। तो इस प्रदर्शन को देखते हुए जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे उनको जो सन 2014 में यूक्रेन को छोड़कर भाग जाना पड़ा। तो यूक्रेन कंट्री में इस तरह का विभाजन को देखते हुए यहाँ पे जो रशिया था उसने फायदा उठाया और उसने क्या किया, सन 2014 में ही यूक्रेन का एक जगह है जिसका नाम है क्रीमिया, वहाँ पर इसने अपने सैनिकों को भेजकर उस जगह को टोटली अपने कब्जे में ले लिया। अब रशिया ने किया क्या कि यूक्रेन में जितने भी अलगाववादी लोग रह रहे थे रशिया ने पूर्णतः समर्थन दिया। जिससे हुआ क्या कि जितने भी अलगाववादी लोग थे उन्होंने यूक्रेन का जितना भी पूर्वी भाग है उस पर कब्जा जमाने में ये लोग सफल रहे। एक बात दोस्तों मैं और आपको बता दूं कि सन 1991 में ही हुआ क्या था कि यूक्रेन और रशिया के बीच में ही जो क्रीमिया को लेकर विवाद चल रहा था कि ये जो भाग है ये कौन सी कंट्री का है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रशिया है उसने इस जगह पर जो है अपना अधिकार बताया। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो सन 2014 के बाद रूस समर्थक जो अलगाववादी थे वो और यूक्रेन की सेना में जो है के बीच संघर्ष चल रहा था। जहाँ पर ये संघर्ष चल रहा था उस जगह का नाम था डोनबास। तो इस संघर्ष को देखते देखते कुछ नेटो जो संबंधित देश थे उन लोगों से रहा नहीं गया और यहाँ पर नेटो देश से फ्रांस और जो हमारा जर्मनी है ये दोनों देश निकल के आए और इन्होंने किया क्या कि सन 2015 में रशिया और यूक्रेन के बीच में संधि का समझौता करवाया। ये समझौता बेलारूस के एक मिन्स्क नाम का जगह है वहाँ पे हुआ था। तो बात ये है कि यूक्रेन जो कंट्री है ये नेटो देश के बहुत ज़्यादा करीबी था और ये रशिया को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये बात है सन 2008 में जब यूक्रेन ने नेटो देश सदस्य होने की घोषणा की थी, लेकिन यहाँ पर रशिया ने उसको इस तरह नेटो का सदस्य होने नहीं दिया। इस तरह से इन दोनों देशों के बीच में जो संघर्ष है वो चलता रहा। अब दिसंबर सन 2021 में खबर आती है कि यहाँ पे जो रशिया है उसने यूक्रेन के कई बॉर्डरों पे जो है अपना सेना तैनात कर दिया है, जबकि रूस की कई न्यूज एजेंसी ऐसी हैं जिन्होंने ये बताया था कि ये जो रूस सैनिकों को घेर रहा है रूस अपनी जो है बॉर्डर की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर रूस के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने किया क्या था कि जो है यूक्रेन पर कब्जा करने का पूरा प्लान बना लिया था। फिर कुछ दिन बाद खबर आती है कि रशिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने जितने भी टैंक्स बने हुए हैं उन सभी टैंक्सों को जो है अपने कंट्री में वापस बुला लिया। उसके बाद 24 फरवरी सन 2022 यानी कि आज से 2 दिन पहले खबर आती है कि यहाँ पे जो रशिया है उसने यूक्रेन की
2 जगहों पर जो है आक्रमण कर दिया है। ये दोनों देश थे हमारे डोनेट्स्क और लुहांस्क। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये जो दोनों देश हैं ये यूक्रेन के पूर्वी भाग हैं और यहाँ से ही यहाँ पर रूस का आना बहुत ज़्यादा आसान था, क्योंकि मैंने आपको ये बात पहले ही बताई है कि यहाँ पे जो यूक्रेन कंट्री है ये नेटो देशों को बहुत ज़्यादा करीबी थी था। लेकिन फिर भी हुआ क्या कि नेटो के जितने भी वहाँ पे कंट्री थे, उन्होंने किसी ने भी यूक्रेन का जो है हेल्प नहीं किया। और तो और व्लादिमीर पुतिन ने जो है सभी देशों को ये धमकी भी दे डाली कि अगर कोई भी इस युद्ध हमारे बीच में अगर कोई भी आया तो हमारे पास परमाणु हथियार है। तो जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं कि जो रूस है उसने उत्तर साइड से यूक्रेन की राजधानी कीवी में जो है आक्रमण किया और वहाँ पे उसने जो है अपना सेना भेजा। और उत्तर साइड के अलावा इसने पश्चिम में जो है कुछ ऐसे जो जगह है हमारे जो कि यूक्रेन से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ लुहांस्क और डोनेट्स्क, मणिपुर, ठीक है, और तो और कार्किव, ये तो उत्तर साइड के हैं, ठीक है ना। और अगर साउथ साइड में हम बात करें तो इन्होंने जो रशिया है इसने क्रीमिया पर सबसे पहले ही कब्जा कर लिया था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्रीमिया पर इन्होंने सन 2014 में ही जो है आक्रमण करके उसको अपने ही जो है देश में मिला लिया था। तो क्रीमिया के अलावा इन्होंने जो है 2 जगह और थे जिनका नाम था मेलिटोपोल और खेरसन, ठीक है। तो इन्होंने इन 2 जगहों पर भी जो है अपना कब्जा जमा लिया है। तो क्या इस तरह से किसी भी देश पर इस तरह से आक्रमण करके कब्जा जमाना किस हद तक सही है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो रूस के हमारे जितने भी सैनिक हैं उन्होंने किया क्या कि यूक्रेन की राजधानी कीवी में इन्होंने अपना जो है सैन्य संगठन बनाया और उन लोगों को वहां पर भेजा। तो आइए देखते हैं यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इनका इस वॉर के बारे में क्या कहना है। Я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है जिनका नाम है जेलेंस्की, तो इन्होंने किया क्या कि इन्होंने कहा कि हम लोग इस मर जाएंगे लेकिन अपनी कंट्री को इस हालत में कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ और फुटेज जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो यूक्रेन के नागरिक हैं जिनकी उम्र 18 से लेकर 60 साल तक है, बंदूक और कुछ छोटे मोटे हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। Full-scale invasion by Russia. The potential toll immense. 25 to 50,000 Ukrainian civilians could die, and another 1 to 5 million may be forced to flee their country, many to nearby Poland. Alina Ulyanova says she's not going anywhere. She's training on the weekend with her 2 teenage boys. तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे जो यूक्रेन के जितने भी छोटे मोटे नागरिक हैं उन्होंने किया गया कि वो लोग भी हार नहीं मानेंगे और रशिया के सैनिकों का डट कर मुकाबला करेंगे। तो कुछ और देशों की बात करें जैसा कि यहाँ पे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, यूएन, जितने भी नेटो देश के कंट्री थे उन्होंने ये डायरेक्टली तो यूक्रेन का हेल्प नहीं किया, लेकिन उन्होंने किया क्या कि जितने भी जैसे हमारे सैन्य हथियार है, बंदूक हो गया, गोली हो गया, ठीक है, हेलमेट हो गया, तो इस तरह के कुछ जो है उपकरण जो है यूक्रेन कंट्री को प्रोवाइड कराए हैं। जर्मनी इस फील्ड में ज़्यादा हेल्प किया यूक्रेन का। अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पे भारत जो है कौन से कंट्री के पक्ष में है, वहाँ पर भारत के जो हमारे एम्बेसडर हैं उनका नाम है टी.एस. त्रिमूर्ति। देखते हैं उनको क्या कह रहे हैं। Security Council had met 2 days ago and discussed the situation. We had called for urgent de-escalation of tensions and emphasized on sustained and focused diplomacy to address all issues concerning the situation. तो त्रिमूर्ति जी के बाद से यहाँ पे फुल इन फाइनल हो गया है कि यहाँ पे इस वॉर में भारत जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, क्योंकि भारत का जो है संबंध है वो रशिया के साथ भी अच्छा है और यूक्रेन के साथ भी बहुत अच्छा है। तो भारत ये पहली बार नहीं कर रहा है। सन 2014 में हुआ क्या था कि जब रशिया ने क्रीमिया पर आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में लिया था, तो यहाँ पर भारत ने भी कुछ हस्तक्षेप नहीं किया था। तो आइए दोस्तों, अगले पॉइंट में हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो रूस और यूक्रेन है, इन दोनों के जो वॉर हो रहा है इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो सबसे पहला बात हमारा ये है कि यहाँ पे जो भारत है वो ज़्यादातर जो क्रूड ऑयल की आयात करता है वो रूस से ही करता है। अब ऐसे में होगा क्या, तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने के साथ साथ भारत में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब महंगी हो जाएंगी। जैसे खाने पीने की चीज़ें हो गई, पहनने और ओढ़ने की चीज़ें हो गई, ठीक है, और जितनी भी चीज़ें जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती हैं, ये हमारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जितनी भी चीज़ें भेजी जाती हैं, अब वो सब भी जो है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही होती हैं। और ट्रांसपोर्ट में जानते हो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब की ज़रूरत पड़ती ही है।
तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो महंगी हो जाएंगी। दूसरी चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ सैन्य हथियार के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं ज़्यादातर जो सैन्य हथियार है भारत जो है रूस से ही इंपोर्ट करता है। तो रूस और यूक्रेन के बीच में जब वॉर होगा तो रूस क्या करेगा कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है मिसाइलें और जितने भी हथियार वगैरह हैं वो सब खर्चा करेगा। इससे होगा क्या कि भारत को जब उनके हथियारों को इम्पोर्ट करेगा तो यहाँ पर रशिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा महंगे प्राइस में बेचने का प्रयास करेगा, जिससे कि भारत को बहुत ही ज़्यादा घाटा होने वाला है। दोस्तों एक और विशेष बात मैं आपसे करना भूल गया कि यहाँ पर जो यूक्रेन कंट्री है, यहाँ पर भारत के लगभग 25,000 से भी अधिक लोग रहते हैं, जिनमें से 20,000 लोग तो ऐसे हैं जो मेडिकल की तैयारी करने के लिए वहाँ पे गए हैं। अब ऐसे में उन्हें वहाँ से निकालना एक तरह से चैलेंजिंग वाला काम हो जाएगा। और तो और एक विशेष बात यह है कि यहाँ पे जो एयर इंडिया है उसने यूक्रेन देश से जितने भी भारतीय छात्र हैं उन लोगों को ले आने के लिए यहाँ पे दुगना किराया चार्ज कर रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो एयर इंडिया है वो प्राइवेटाइज हो गई है। तो सोच लीजिए किस हद तक यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन से हमारे जो है देश के नागरिकों को जो है कितना बढ़िया लाभ हो रहा है। ये बातें प्रधानमंत्री मोदी को भी तो सोचनी चाहिए है, या ये भी काम सोनू सूद ही करेंगे? जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी तो ये सब काम बहुत ही जल्दी होता था, लेकिन अब हुआ क्या कि जब से एस जयशंकर जी है जो है हमारे यहाँ पे विदेश मंत्री बने हैं तो हुआ क्या कि यहाँ पे काम जो है बहुत ज़्यादा धीमे चल रहा है। तो इस वाले पॉइंट में मैं बात करना चाहता हूँ कि जो गैस और पैलेडियम है ये भी हम लोग रूस से ही ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। और तो और यहाँ पे जो LPG गैस हम लोग यूज़ करते हैं, अगर इसका जो है इम्पोर्ट रशिया के अलावा किसी और कंट्री से अगर हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को जो है ज़्यादा चार्ज देने पड़ रहे हैं और इसमें काफ़ी वक्त भी लगेगा। दोस्तों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पैलेडियम तत्व है ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं उन सबको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे लैपटॉप हो गया, हमारा स्मार्टफोन हो गया, और तो और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं सब में यूज़ किया जाता है पैलेडियम का। तो कुल मिला के मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं वो सब महंगे होने वाले हैं। तो गैस और पैलेडियम के अलावा यहाँ पे जो हमारा सोना है वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगा होने वाला है। क्योंकि बात ये है दोस्तों कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो सोना इंपोर्ट करते हैं वो भी रशिया कंट्री से ही करते हैं। जब वो हाई प्राइस में बेचेगा तो हम लोग को मजबूरी क्या होगा कि हम लोग को खरीदना पड़ेगा और यहाँ पे जो गोल्ड का है जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये वाला हमारा नेक्स्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट है, इसमें मैं बात करने वाला हूँ कि अगर रशिया और यूक्रेन का वार इसी तरह चलता रहा तो हमारे यहाँ जो रिफाइंड ऑयल और फर्टिलाइजर्स आते हैं उनका भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी भी हम लोग कोविड-19 से उभरे ही नहीं है कि किस तरह की महंगाई की मार हम लोग को ऊपर पड़ने वाली है। तो सोच लीजिए इसमें देश की क्या हालत हो सकती है। तो जितने भी कंट्री यहाँ पे रूस का समर्थन कर रहे हैं, रूस ने उन लोग को जो है धन्यवाद देते हुए कहा कि आप लोगों ने मेरी भावना को समझा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला मैं बात आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर जो हमारा चाइना कंट्री है, चाइना ने यहाँ पर रूस का खुल के समर्थन किया है। जैसा कि मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो चाइना है उसका रूस के साथ बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि रूस अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों में अगर व्यापार नहीं कर सकता तो यहाँ पर उसके लिए चाइना एक बहुत ही बड़ा बाजार हो सकता है। और यहाँ पे न्यूक्लियर पावर भी चाइना के पास बहुत ज़्यादा है अन्य कंट्री की तुलना करेंगे तो। और तो और यहाँ पे रूस के जो हमारे राष्ट्रपति हैं जिनका नाम व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने क्या है खुलेआम हर कंट्री को चेतावनी दे दी है कि अगर हमारे रशिया और यूक्रेन के बीच में जो भी देश आएगा तो उसको काफ़ी बड़ा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास परमाणु हथियार है जो किसी भी देश को खात्मा करने के लिए काफ़ी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। मैं इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों इस तरह की वीडियो बनाने में और वो भी स्मार्टफोन से बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, जिस तरह से मैं अभी बना रहा हूँ। तो चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।